very good afternoon to all of you, and I will has किया. हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी कनेक्ट. यूपीएससी कनेक्ट में आपका स्वागत है. तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कर तो आज हम शुरू करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस. इस इनिशिएटिव में हम पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस क्वेश्चनर्स के थ्रू कर रहे हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स आराम से इजीली क्लियर हो जाए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी वीडियो हमारी मिस ना करें. चलिए शुरू करते हैं. Question number 1. Consider the following about secondary. Question number 1. Consider the following about secondary rainbows that are fainter than a primary rainbow. तो यहाँ पे आपको 2-3 फैक्ट्स गिवन है. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं. सेकेंडरी रेनबो जो है वो प्राइमरी रेनबो के कंपैरिजन में फेडेड होते हैं. ये हमें स्टेटमेंट गिवन है. अब इसके नीचे जो ऑप्शंस हैं दे अपीयर आउटसाइड ऑफ प्राइमरी रेनबो. आउटसाइड मतलब प्राइमरी रेनबो से परे होकर दिखते हैं. सेकेंड इज दे अकर व्हेन अ लाइट एंटरिंग अ रेन ड्रॉप अंडरगोस नो इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि रेनबो के निर्माण होता कैसा है. ये सपोज आपकी वाटर ड्रॉप है, आपकी लाइट यहाँ पे एंटर हुई तो इवेंचुअली यहाँ लाइट जो है एक पॉइंट पर आकर कंसंट्रेट हो जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके. तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो अलग अलग लाइट अलग अलग लेवल पे स्कैटर होती है जिसके कारण हमें रेनबो दिखता है. ये हो गया आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसके बेसिस पे यहीं पे लिखा है. तो सेकेंडरी रेनबो में जो फॉर्मेशन है वो विदाउट इंटरनल रिफ्लेक्शन के होता है. ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया. थर्ड इज द कलर स्कीम या कलर ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी रेनबो इज ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी रेनबो. प्राइमरी रेनबो का कलर ऑर्डर आपको पता होगा विबग्योर के टर्म्स में होता है. तो इसके ऑपोजिट बोल रहे हैं. जैसे कलर व्हील होता है आपका तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं. जैसे सपोज यहाँ पे रेड होगा तो उसके ऑपोजिट में ग्रीन होगा. तो इस टर्म्स में आपका कलर्स व्हील चलता है और ये दोनों कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं. तो यही यहाँ लिखा है कि ये जो कलर्स होते हैं सेकेंडरी रेनबो के वो प्राइमरी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. तो द ऑप्शन शुड बी सी, यानी 1 and 3 ओनली. लेट्स सी हाउ. आंसर इज सी. अ सेकेंडरी रेनबो अपीयर्स आउटसाइड ऑफ अ प्राइमरी रेनबो एंड develops when light entering a raindrop undergoes two internal reflections. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, आउटसाइड हो गया प्राइमरी रेनबो के. सेकेंड स्टेटमेंट इज ये आपकी रेन ड्रॉप है, लाइट आ रही है, लाइट एक बार यहाँ पे आकर लाइट आकर एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद एक और बार यहाँ से मूव हुई और एक और बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद स्कैटर हुई. तो ये इस वजह से आपका 2 टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. इसकी वजह से ही 2 बार रिफ्लेक्शन के कारण इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है. सेकेंड क्वेश्चन इज फिशेज इन वाटर बॉडीज दैट आर फ्रोजन ऑन टॉप ऑफन गैदर इन अ ग्रुप नियर द बॉटम. यानी अगर हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें, सपोज ये आपका कोई वाटर बॉडी हो गई, ये आपका टॉप है जो फ्रोजन हो चुका है, ये बर्फ जम रही है ऊपर. ओके. तो जो वार्म वाटर है, फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है जो गर्म पानी है वो नीचे सिंक हो जाता है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म पानी नीचे सिंक हो जाता है और यहाँ पे कोल्ड पानी रह जाता है. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज आइस ऑन टॉप ऑफ द वाटर इंसुलेट्स द वाटर बॉडी मेकिंग द बॉटम्स लिवेबल. यानी जो टॉप है तो टॉप के बाहर भी तो बर्फ ही होगी, ठंडक है बहुत ज़्यादा. तो यहाँ से जो ठंडक है ये बर्फ की चादर उसको रोक लेती है जिसके कारण आपका बॉटम लिवेबल हो जाता है. यहाँ पे फिशेस सरवाइव कर पाती है. तो
तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? सो द आंसर वुड बी सी। लेट्स सी हाउ। जब स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं, जब समर की बात होती है तो जितना आप डीप जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है, बट ऑपोजिट होता है जब आप विंटर की बात करते हैं। द फ्रिजिड वाटर यानी बर्फीला पानी एक्चुअली गेट्स रिलेटिवली वार्मर द डीपर यू डिसेंड, यानी जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे गर्माहट बढ़ती जाएगी। द रीजन हैज टू बी हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज, यानी जब वाटर कूल होता है द मॉलिक्यूल सिंक्स एंड पैक टाइटर एंड टाइटर टुगेदर। जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलेटिवली भारी होते हैं और कम एनर्जी वाले होते हैं, इसलिए वो नीचे जाके टाइटली पैक हो जाते हैं। जबकि जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से वो डेंसली पैक नहीं हो पाते। एट दैट पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेवियर देन वाटर एट द सरफेस, दैट इज फ्रीजिंग, causing a topsy-turvy effect where warmer water is at the bottom। यानी पानी जो आपकी सतह पे जमा होता जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ठंडक तो यहीं पर है, राइट? इस वजह से सारा ठंडा पानी उसको अट्रैक्ट कर लेता है और नीचे का पानी रिलेटिवली गर्म रह जाता है। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। द लेयर ऑफ आइस दैट फॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ द लेक, पॉन्ड्स, रिवर और स्ट्रीम प्रोवाइड सम इंसुलेशन दैट हेल्प्स वाटर टू रिटेन इट्स हीट, यानी एक चादर की तरह यह उड़ा दी गई है, जिसके कारण बाहर की ठंडी हवा या ठंडक जो है वो इस बैरियर को ब्रीच नहीं कर पाती और नीचे का जो पानी है वो रिलेटिवली गर्म रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसर्च हैज कंफर्म दैट ई सिगरेट वेपर्स, a subject being examined by health ministry, contains free radical chemicals previously thought to be found only in tobacco, cigarettes and air pollutants। यानी जो आजकल ई सिगरेट का चलन है, जो उससे पैदा होने वाला धुआं है ई सिगरेट द्वारा, उसके अंदर भी फ्री रेडिकल केमिकल्स पाए गए हैं, जो कि पहले माना जाता था सिर्फ टोबैको की सिगरेट्स या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स में मिलते थे। तो इसके बेसिस पे ये तीनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। फ्री रेडिकल्स आर द नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी जो फ्री रेडिकल्स की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर हमेशा कचरा तो निकलता ही है, तो ये फ्री रेडिकल्स भी उसी प्रकार से निकले हैं। द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन इन द बॉडी में लीड टू ब्रोकन सेल मेम्ब्रेन्स, यानी ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के लिए हानिकारक है। द एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेल्यूलर डैमेज बाय इंटरेक्टिंग विद फ्री रेडिकल्स। जो हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स और सेल्स को डैमेज से बचा सकते हैं, ताकि फ्री रेडिकल्स उनको खराब ना कर पाए। सो द आंसर वुड बी डी, यानी ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। लेट्स सी हाउ। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद एन अनपेयर्ड, यानी सपोज Cl है तो Cl के अंदर आपको पता ही है सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले में, यहाँ पर एक होल होता है। बट जब Cl का फ्री रेडिकल बन जाता है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रह जाता है, which can be found when oxygen interacts with certain molecules। According to Rice University, once free radicals are formed, a chain reaction can occur। The first free radical pulls an electron from a molecule, which destabilizes the molecule, turns it into a free radical। यानी ये कोई आराम से चिल कर रहा है, सपोज एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स मॉलिक्यूल है जो चिल कर रहा है आराम से, Cl फ्री रेडिकल जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसके कारण अब X जो है अनस्टेबल हो गया। ये चेन रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि अब X जाएगा वो किसी और का, वो जाके Y का निकाल लेगा, Y जाके Z का निकाल लेगा, तो इस टर्म्स में एक चेन रिएक्शन बन जाता है फ्री रेडिकलाइजेशन का। द मॉलिक्यूल देन टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइजिंग इट। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज यहाँ डिस्कस हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन प्रिवेंशन ऑफ सेल्यूलर डैमेज। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो अपने ही बलिदान दे देते हैं
और फ्री रेडिकल से जाके जुड़ जाते हैं ताकि हमारे सेल्स को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, मेमरिस्टर is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in a circuit। मेमरिस्टर की बात की जा रही है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। वाई आर दे कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, जैसे आप फ़ोन या लैपटॉप पे ही ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके प्रोडक्शन के लिए इस टाइप के कंपोनेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 1 इज दे रिटेन मेमोरी ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू देम विदाउट यूजिंग पावर, यानी जो मेमरिस्टर है वो याद रखते हैं कि उनके थ्रू कितना चार्ज पास हुआ है। दे कैन बोथ परफॉर्म लॉजिक एंड स्टोर डेटा। मेमरिस्टर की जो कैटेगरी है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो लॉजिक भी परफॉर्म कर सकता है और डेटा को भी स्टोर कर सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है? सो द आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स सी हाउ। सो मेमरिस्टर विच आर कंसिडर्ड टू बी अ सब कैटेगरी ऑफ रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इवन फोन्स के अंदर भी अवेलेबल होता है। तो मेमरिस्टर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग दैट दे रिटेन मेमोरी। वॉलेटिलिटी मतलब भूल जाना यहाँ पर इस टर्म्स में। तो आपके मेमरिस्टर है वो मेमोरी रिटेन करके रखते हैं। मेमरिस्टर आर स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टिव डिवाइस दैट कैन बोथ परफॉर्म लॉजिक एंड स्टोर डेटा। यानी मेमरिस्टर एक रेजिस्टिव डिवाइस है, यानी वो फ्लो करंट का जो फ्लो है उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करके रोकता है। A memristor is often a memristor is often compared to an imaginary pipe that carries water. When the water flow is in one direction, the pipe's diameter expands and allows water to flow faster. But when the water flow is opposite of the direction, the pipe's diameter contracts and slows the water flow down. इसको हम एक इमेज से देखते हैं। तो ये मेमरिस्टर है यहाँ पे। तो मेमरिस्टर जब आपको मॉडरेट रेजिस्टेंस करना है तो इसने अपना साइज नॉर्मल रखा हुआ है, बट जब रेजिस्टेंस स्लो करना है तो इसने अपना साइज बड़ा कर लिया और पानी ज़्यादा जा पा रहा है। सिमिलरली जब हाई रेजिस्टेंस है, यानी ऑपोजिट फ्लो आ रहा है, तो इसने अपने आप को और छोटा कर लिया ताकि और ज़्यादा लिमिट किया जा सके पानी के फ्लो पे। सिमिलरली ये चार्ज को भी कंट्रोल करता है। Consider the following statements. Everything that has a temperature gives off electromagnetic radiation. यानी किसी भी चीज़ के पास टेम्परेचर है अगर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन्स लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है? सो द आंसर वुड बी ओनली वन, यानी फर्स्ट। लेट्स सी। द शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी विजिबल लाइट कंटेन्स लॉट ऑफ एनर्जी, जो फोटॉन्स की टर्म्स में हम कहते हैं। लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी इंफ्रारेड लाइट कंटेन्स लेस एनर्जी देन शॉर्ट वेव। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम टाइप का सिस्टम रहता है, जैसे यहाँ रेडियो वेव्स हो गई है ना, यहाँ माइक्रोवेव्स हो गई। तो इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके वेवलेंथ के बेसिस पे ये डिवाइडेड रहती है। सपोज ये आपकी हो गई विजिबल लाइट, तो माइक्रोवेव्स की साइड जाएंगे तो यहाँ पर इंफ्रारेड हो गई, और अगर फास्टर साइड जाएंगे, रेडियो वेव्स की साइड जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी हो गई यूवी रेज। इस टर्म्स में आपका पूरा स्पेक्ट्रम डिवाइडेड है। Why do vast glaciers appear blue in color when seen from a long distance? ये तो पानी के साथ भी सीन है, पानी भी तो ब्लू ही दिखता है और वैसे उठा के देखते हैं तो कलरलेस लगता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस इज ड्यू टू रेली स्कैटरिंग where light is scattered elastically by particles much smaller than wavelength of the radiation। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम दिया गया रेली स्कैटरिंग, जिसके थ्रू जो पार्टिकल्स है लाइट के, वो स्कैटर होते हैं एज पर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। और सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर इज लैक ऑफ एयर बबल इन कंप्रेस्ड एयर ग्लेशियर्स, यानी
जो आपकी ग्लेशियर्स होते हैं उनका जो सिस्टम है, उनका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, वहां पे एयर पास नहीं हो सकती, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है सिस्टम। सो इसका आंसर क्या है? सो द आंसर इज बी, यानी 2 ओनली। लेट्स सी हाउ। द ब्लू आइस अकर्स व्हेन स्नो फॉल्स ऑन ग्लेशियर, इज कंप्रेस्ड एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्लेशियर। यानी एक ग्लेशियर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर ताजी स्नोफॉल हुई जो इसके ऊपर फिर से जमा हो गई। इसके कारण यहाँ पे एयर बबल्स को जमा होने का मौका ही नहीं मिला। तो इस वजह से ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये ब्लू नजर आने लग जाती है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेगुलर आइस अपीयर्स टू बी वाइट बिकॉज ऑफ एयर बबल्स इनसाइड। Also, small quantities of water appear to be colorless. In glaciers, the pressure comes into air bubbles to be squeezed out, increasing the density of created ice. अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। द ब्लू कलर इज समटाइम्स wrongly attribute to Rayleigh scattering, which is responsible for color of the sky. जैसे हमारा स्काई है, उसके अंदर भी तो आप देखते हैं कि यूजुअली ब्लू कलर ही दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि सपोज ये अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड। ओके, तो यहाँ से जब लाइट आती है तो लाइट जो धीरे धीरे स्कैटर होनी शुरू हो जाती है, और यहीं पर हमें दिखता है ब्लू कलर। रेदर आइस इज ब्लू फॉर सेम रीजन एज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड वाटर आर ब्लू। जैसे मैंने आपको बताया कि ओशन भी इसी वजह से ब्लू है, बिकॉज इट इज एन ओवरटोन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच इन द वाटर। आपको पता ही होगा वाटर का मॉलिक्यूलर सिंबल H2O होता है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स हैं, उनके कारण वो उनके कारण लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है रेड एंड पे, जिसके कारण हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स accepts the theory that universe is made of few basic building blocks called fundamental particles। यानी जो हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो पूरा यूनिवर्स है वो कुछ फ्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स के कारण बना है, जैसे कि आपके एटम्स हो गए फॉर एग्जांपल, जिनको उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया है। और जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस को रिजेक्ट कर देता है और कहता है यूनिवर्स इज कनेक्टेड बाय इनविजिबल क्वार्क्स दैट बिहेव लाइक अ लार्ज स्ट्रिंग। तो ये आपकी होगी स्ट्रिंग थ्योरी। इसका मतलब होता है कि पूरा यूनिवर्स छोटी छोटी इनविजिबल स्ट्रिंग्स के कारण जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक होगा? सो द आंसर वुड बी 1 ओनली। As per standard model of practical particle physics, all matter around us is made of elementary particles, the building blocks of the matter. These particles occur in two basic forms, quarks and leptons. There are four fundamental forces at work in the universe. यानी हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ईएम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो आपकी न्यूक्लियर फोर्स हो गई। दे वर्क ओवर डिफरेंट रेंजेस एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ। यानी ग्रेविटी इज द वीकेस्ट बट इट हैज इन्फिनिट रेंज। यानी ये सपोज ये कोई आपका प्लेनेट है और मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ये दूसरा प्लेनेट है। सो टेक्निकली इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। इवन दो ये इतना दूर है तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, पर स्टिल थियोरेटिकली फोर्स एग्जिस्ट करती है। Three of the fundamental forces result from the exchange of force carrier particles which belong to a broader group called bosons। तो अब 8th क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा फास्ट इन चारों में से किसके अंदर ट्रैवल करता है? सो द आंसर वुड बी सी, डायमंड्स। द स्पीड ऑफ साउंड इज एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। यानी जो आपकी साउंड है वो किसी भी पार्टिकल के थ्रू पास होती है, यानी वो वैक्यूम के थ्रू पास नहीं हो सकती। तो जो ये पार्टिकल है या फिर जो भी मीडियम है
उसके अंदर कैसा क्या है जिसके बेसिस पे आपकी साउंड वेरी कर सकती है। वन इज टेम्परेचर, अदर इज कॉम्पोजिशन, यानी वो जो मीडियम है वो किस चीज का बना हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, but it travels slowly in gases and travels faster in liquid and fastest in solids। यानी जितना ज़्यादा आपके पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड होंगे उतना जल्दी आपका साउंड मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल्स एट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर, 1484 मीटर इन वाटर, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से 4 गुना ज़्यादा, और आयरन के अंदर 15 गुना ज़्यादा। और डायमंड तो आपको पता है ये दुनिया का सबसे डेंस मटेरियल है, नेचुरली वहाँ पे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ही होना चाहिए साउंड को, तो इसलिए योर ऑप्शन विल बी सी। CMY के कलर मॉडल यूज इन कलर प्रिंटिंग एंड इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब प्रिंटिंग प्रोसेस इटसेल्फ। तो आपको पता होगा 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB, ओके। तो सिमिलरली जो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसमें RGB ना यूज करके CMYK की टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जब CMY प्राइमरी है, 2 कलर्स आर कंबाइंड एट फुल स्ट्रेंथ, द रिजल्टिंग सेकेंडरी मिक्सचर आर, यानी CMY, C होता है आपका सयान, M होता है आपका मजेंटा, और Y होता है येलो। ये 3 कलर्स आपस में मिलते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों को अगर हम मिलाए तो क्या बनेगा, तो आपका मिलेगा RGB। तो RGB को मिलाने से हमें ये तीनों मिलते हैं, तो नेचुरली हम इनको आपस में मिलाते हैं तो हमें RGB मिलता है। सिंपल लॉजिक। देखिए यहाँ पे भी यही मेंशन कर रखा है, ये आपका सियान, मजेंटा एंड येलो, ये तीनों मिलके RG एंड B बना देते हैं। चलिए, consider the following statement supercritical state of carbon dioxide is, यानी सुपरक्रिटिकल स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है। द फ्लूइड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिक्विफाई हो जाता है। द स्टेट व्हेन CO2 इज बीइंग यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को तब कहते हैं जब वो कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। So the answer would be one only. Carbon dioxide usually behaves as a gas in air. True. Or as solid when frozen. The temperature and pressure are both increased from STP. STP is standard temperature and pressure. यहाँ पे mention भी है. Or above the critical point for carbon dioxide, it can adopt properties midway between gas and liquid. As at supercritical state, it becomes a fluid. ये आपका यहाँ पे सुपर क्रिटिकल स्टेट दिखा रखा है, ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ये आपका लिक्विड स्टेट हो गया। अब सुपर क्रिटिकल स्टेट में ये ना तो गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, उनके बीच में ये कहीं झूल रहा है। इस स्टेट को हम लोगों ने कहा गया है सुपर क्रिटिकल स्टेट। इट बिहेव्स एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री, द क्रिटिकल प्रेशर एक्सपैंडिंग टू फिल इट्स कंटेनर लाइक अ गैस विद अ डेंसिटी लाइक दैट ऑफ लिक्विड। यानी अगर ये कोई कंटेनर है, अगर इसके अंदर हम लिक्विड डाल दें तो ग्रेविटी एक्शन के कारण यहाँ नीचे जमा हो जाएगा, पर इसके अंदर हम गैस डालें तो जब तक कंटेनर फुल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे फैल जाएगा। ओके, तो सुपर क्रिटिकल कंडीशन में ये पूरे चेम्बर को भर तो देता है, पर जो इसकी डेंसिटी है वो लिक्विड वाली होती है, यानी ये गैस की तरह एक्ट कर रहा है, बट साइंटिफिकली ये टेक्निकली लिक्विड है। सुपरक्रिटिकल CO2 का जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज है वो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह, ड्यू टू इज रोल इन केमिकल एक्सट्रैक्शन इन एडिशन टू इट्स लो टॉक्सिसिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इन अ प्लेन मिरर इमेजेस इज ऑलवेज, प्लेन मिरर जो आप अपने घर के अंदर मिरर है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर। यानी सपोज यहाँ पे रामू खड़ा है एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी वो भी एक्स डिस्टेंस पे बनेगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं।
the same distance behind the mirror as the object is front of him. So the answer will be B. In a plane mirror, the image is always at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. So if your distance from the mirror is 1 meter, the image will also be 1 meter behind the mirror. यानी मिरर के 1 मीटर दूर इधर रामू खड़ा है, तो यहाँ से भी दूसरा 1 मीटर ही जाएगा. Okay, this is because the plane mirror does not bend light as other spherical mirrors. It simply reflects and projects it. Which of the following can be used to form a real image of a bright star on a paper? यानी एक पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्टार की रियल इमेज कैसे बनाई जा सकती है. तो रियल इमेज के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ये आपके दो लेंस होते हैं. ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस. तो आंसर शुड बी. एक सेकेंड. आंसर इज बी, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर. अब देख लेते कैसे. तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है. जैसे यहाँ पे कोई आपने चीज रखी, तो या फिर कैंडल की लाइट ही है, तो लाइट यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो पार होगी, बट इवेंचुअली यहाँ पे जाके एक पॉइंट के ऊपर जमा हो जाएगी. ऑन कॉन्ट्ररी, आप कॉनकेव लेंस में लाइट बाहर की ओर भाग जाएगी. On the other hand, a concave lens diverges outside. The opposite is true in case of mirrors as well. यानी कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव जो मिरर होता है इसके अंदर आपकी स्ट्रेट लाइंस को ये कन्वर्ज कर देते हैं. बट जो आपका कॉन्वेक्स साइड होता है वो उसको एक्सपैंड कर देता है. तो ये उल्टा हो जाता है लेंसेज के टर्म्स में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कैपिलरी एक्शन occurs because water has a sticky nature. कैपिलरी एक्शन पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सपोज ये एक बहुत ही छोटे डायमीटर का पाइप है, ये आपका वाटर का कंटेनर और ये रहा पानी. तो अगर इसके अंदर आप ये पाइप डालेंगे तो आप नोटिस करना कि पानी जो है सेम लेवल पे नहीं रहता है. पानी हमेशा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है. तो ये जो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया बिना किसी रीजन के, टेक्निकली साइंटिफिकली रीजन है बट हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बट बिना किसी रीजन के वो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि कैपिलरी एक्शन इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो नेचर है वो स्टिकी होता है, यानी वो चिपकाऊ होता है. कैपिलरी एक्शन हेल्प्स प्लांट रूट्स टू टेक वाटर फ्रॉम सॉइल. यानी जो हमारी रूट्स होती है प्लांट्स की, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही हमारा पानी जो है आपकी सॉइल से लेकर अप्रोप्रिएट जगहों पे पहुंचाती है. और थर्ड ऑप्शन इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी एक्शन अकर्स इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. यानी ये जो हाइट इसने अटेन करी है ऊपर एक्स्ट्रा, इसके पीछे के दो फैक्टर्स हैं, ग्रेविटी और सरफेस टेंशन. तो इन तीनों में से कौन कौन सा ठीक है? तो ये तीनों ही ठीक है. लेट्स सी हाउ. कैपिलरी एक्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर within a space of a porous material due to the force of adhesion, cohesion and surface tension. ठीक है. adhesion कैपिलरी एक्शन अकर्स बिकॉज वाटर इज स्टिकी. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक हो गया. थैंक्स टू द फोर्सेस ऑफ कोहिजन. कोहिजन होता है दो चीजें आपस में एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर पा रही है. वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक टू स्टे क्लोज टुगेदर. कोहिजन, दोनों आसपास इजिली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, रेपेल नहीं कर रहे हैं. और adhesion, adhesion is property of sticking together. Adhesion of water to the walls of a vessel will cause an upward force in liquid at the edges, result in a meniscus which is upward. यानी meniscus का मतलब होता है, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब हो गई, तो इसके अंदर जो वाटर होता है, एक मिनट बड़ा बना देता हूँ. ये आपका सपोज कैपिलरी ट्यूब हो गई, तो इसके अंदर पानी चढ़ा तो चढ़ा, बट ये एयर प्रेशर के कारण कुछ इस टाइप से दिखता है. ये आपका प्लेन सीधा कभी नहीं होता, ये एक कॉन्वेक्स शेप ले लेता है. कैपिलरी एक्शन occurs due to adhesion to the walls is stronger than cohesive force between liquid molecules.
द हाइट ऑफ कैपिलरी एक्शन विल टेक वाटर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब इज लिमिटेड बाय सरफेस टेंशन एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैटर्न फाउंड इन। तो रेनबो जैसे हमें जो पैटर्न दिखता है सोप बबल्स वगैरह में, तो उसके पीछे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है। वो ऐसा किन इन तीनों में से किस में पॉसिबल है? तो 14 का होगा आंसर डी। जैसा आपने देखा होगा सीडी को, सीडी के पीछे हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इस टाइप का हमें रेनबो जैसा टिंट दिखता है ना। सिमिलरली अगर कभी होली वगैरह पे आपने देखा हो तो कोई ऑयल बेस्ड कलर यूज़ करता है तो नीचे पानी में ये अजीब से डिज़ाइन बन जाते हैं कलरफुल से। सिमिलरली सोप बबल को आप कभी ऑब्जर्व करें तो उसके जो सरफेस है उस पे भी अजीब से डिज़ाइंस बन जाते हैं कलरफुल। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। Most of the light passing through window out of the house, but some is reflected back to you. The light that reflects off the top of the layer of a film travels a slightly shorter distance than the light reflecting. यानी यहाँ पे आपका सपोज ये बबल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब लाइट आ रही है तो यहाँ पे ये जब इसे पेनिट्रेट कर रही है इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा स्कैटरिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग लाइट ऑफ रे, ये थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ये पानी वाले का एग्जांपल दे रहा है अभी। नीचे पानी है, उसके ऊपर ऑयल की एक पतली सी लेयर है, तो लाइट आई, थोड़ी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी अंदर गई, जब वो पानी से टकराई तब थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, और जब वो अंदर आर पार हो गई तब तो वो नीचे चली ही गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इनके अंदर डिले आया, जिसके कारण हमारी जो नेकेड आईज है उनको अलग अलग कलर स्कैटर होके दिख गए। इवन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज फार स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज नॉट रिलेवेंट फॉर लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि दो प्लैनेट्स या सन और स्टार्स के बीच में नहीं एग्जिस्ट करता है सच। उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है क्यों। द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ सच बॉडीज इज जीरो, यानी सपोज अर्थ ही हम ले लेते हैं तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो टेक्निकली जीरो होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक लिमिट तक है, जबकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि ग्रेविटेशनल टेक्निकली अनलिमिटेड है, यानी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी उस पर वर्क कर रही है, चाहे वो इतनी कम हो कि नॉन एग्जिस्टेंट हो, बट ऑन पेपर टेक्निकली दोनों वर्क कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर वुड बी वन ओनली। The electromagnetic attraction is not relevant for large celestial bodies such as planets because such bodies contains equal number of protons and neutrons. अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन चाहिए तो नेचुरली अट्रैक्शन के लिए ये सपोज प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, जो यूजुअली इतनी लार्ज बॉडीज के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और कोई अट्रैक्शन नहीं हो पाता। पर ग्रेविटी को, पर इन दोनों के जो मास है, तो मास टू मास जो आपका अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी, आप उसको किससे कैंसिल आउट करेंगे? तो ग्रेविटी यहाँ एग्जिस्ट करता है इवन दो वीक। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फिनाइट रेंज लाइक ग्रेविटी, सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज लॉन्ग एज दोनों के अंदर कोई प्रेशर, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस हो चार्ज का, तो टेक्निकली ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पास हो तभी अट्रैक्ट हो, आप बहुत दूर कर देंगे तो भी अट्रैक्ट होंगे, बस इनका जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। सो इसलिए आपका ऑप्शन टू इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव? जो आपकी फोर्सेस है वो अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है, इन तीनों में से ऑप्शन वुड बी 2 and 3।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पता ही होगा, अगर दो प्लस को एक साथ ले आए आप तो नेचुरली वो एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं। अब बाकियों को देखते हैं। अभी आपको बताया मैंने 4 फंडामेंटल फोर्स रहती है, फंडामेंटल फोर्सेस रहती है। और अभी प्रेजेंट यूनिवर्स में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, जो आपका न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, बट वो शॉर्ट रेंज है, यानी न्यूक्लियर एटम टू एटम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट इतना ज़्यादा शॉर्ट रेंज है कि हम इसे रियल लाइफ में कहीं महसूस नहीं कर पाते डायरेक्टली। इट एक्ट्स ओनली ओवर अ रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to 13 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 to the power -13, -13, यानी इतनी छोटे 1 सेंटीमीटर को अगर आप इतने सारे जीरोस लगा दें तब जाकर भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पाता। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स टुगेदर। इट बेसिकली अट्रैक्टिव बट कैन बी इफेक्टिवली रिपल्सिव इन सम सर्कमस्टांसेस। वही अगर दो न्यूक्लियस को आप पास पास ले आओ तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी रिपल्शन महसूस किया जा सकता है। Which of the following planets in the solar system can float on water? देखो, फ्लोट ऑन वाटर का मतलब क्या हुआ, जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम हो। अभी जो शिप है, आपका शिप पानी के ऊपर क्यों फ्लोट कर पाता है? अभी अगर आप डायरेक्ट सेम अमाउंट ऑफ स्टील, सेम अमाउंट ऑफ वुड एज इट इज आप पानी में डाल दो तो वो फ्लोट नहीं करेगा। बट उसको हम एज अ शिप अगर डिजाइन कर दें और उसको पानी के अंदर डालें तो ये आराम से फ्लोट करेगा। इसके पीछे का रीजन है, इसका जो हमने डिजाइन है उसमें हमने इसकी डेंसिटी बढ़ा दी है। डेंसिटी बढ़ाने के कारण वो पानी से कम डेंस हो गया, जिसके कारण वो इजीली उस पर फ्लोट कर पा रहा है। तो ये बेसिकली वही पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से इन चारों ऑप्शंस में से किसकी डेंसिटी सबसे कम है? तो द आंसर वुड बी डी, सैटर्न। सैटर्न हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, जहां पानी की पानी की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वही जो आपका सैटर्न है उसकी 0.687 ग्राम है। तो नेचुरली वो इससे कम है, इस वजह से वो फ्लोट कर पाएगा पानी के ऊपर। ऑन कॉन्ट्रास्ट जुपिटर की जो डेंसिटी है वो 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर पाएगा। और इन सब में अर्थ के पास सबसे ज़्यादा डेंस है, यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि बैठती है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। In a water vessel, apart from the height of water column, total pressure existed at the bottom of a container depends on, यानी सपोज ये आपका वाटर का एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है। तो ये जो वाटर कॉलम है, इसके अलावा जो आपका ये सपोज यहाँ बॉटम में हमने कोई सेंसर लगा दिया, तो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसके पीछे और क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्या उसके पीछे का रीज़न शेप हो सकता है, या फिर उसके पीछे का रीज़न मेन सी लेवल हो सकता है? मीन सी लेवल इज आपका जो सी लेवल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पानी है, पानी तो नेचुरली एक समतल उसमें ही एग्जिस्ट करता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पानी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी लेवल तक एग्जिस्ट करता है। जो हम वेव्स वगैरह देखते हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है। सपोज वेव यहाँ से उठ रही है तो इवेंचुअली पानी यहाँ नीचे से निकाला जा रहा है, तो इवेंचुअली ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है मीन सी लेवल। तो वही पूछ रहा है कि जो आपका यहाँ पे सेंसर हमने लगाया, इसके ऊपर प्रेशर के ऊपर और कौन कौन से फैक्टर वर्क कर सकते हैं? सो द आंसर वुड बी ए, वन ओनली, यानी जो आपका मीन सी लेवल है उससे कितनी ऊंचाई पर आपने अपना वाटर का कंटेनर रखा है। शेप ऑफ द वेसल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पानी तो एक लिक्विड है। शेप ऑफ द वेसल तब तक वैलिड है जब तक इसके कारण आपकी वाटर कॉलम यानी हाइट, ये जो आपकी हाइट है पानी की, इसके ऊपर फर्क आ रहा हो। जब तक आपकी हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लाइडार। इट इज अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी in which the data is often collected by air, यानी
सपोज आपने कोई ड्रोन यूज़ कर लिया या कोई प्लेन यूज़ कर लिया, तो उस या फिर कोई सैटेलाइट यूज़ कर ली, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। द यूज़ ऑफ लाइडार इज रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल इन्वायरमेंट्स। तो ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि लाइडार तो एक मतलब रिमोट सेंसिंग की अगर टेक्नोलॉजी है एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हम उसे नेचुरल इन्वायरमेंट तक क्यों रोक के रखेंगे। और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। इट कैन बी यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। यानी जो हमारी अर्थ की शेप है उसका हम 3D मॉडल बनाया जा सकता है कि यहाँ पे हमने ड्रोन डाल दिया वो, या सैटेलाइट डाल दी, सैटेलाइट आपका घूम घूम के पिक्चर्स लेते जा रहे हैं और उसकी टर्म्स में हमारी पूरी शेप का विवरण दे रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल स्टेटमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट वाला स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, तो इसका गलत होना तय था। लाइडा स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी लाइट की, आप लाइट फेंकते हो और उसके बेसिस पे आप डेटा निकालते हो। इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड that uses light in the form of pulsed laser to measure ranges of the to measure ranges variable distance to the earth। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वो पिक्चर भी है। तो यहाँ पे आपका जीपीएस रिसीवर है और यहाँ पे आपकी स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो इसके बेसिस पे ये लोग बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं, लाइट को एमिट करते हैं और उसके बेसिस पे आपका डेटा निकाला जाता है। LiDAR system allows scientists and mapping professionals to examine both natural and man-made environments with accuracy, precision and flexibility। इसका सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत काम है। जैसे ये ब्रिज बनाया गया है, तो ये ब्रिज को फॉर्मेशन के लिए आपको जो क्रूशियल डेटा होता है वो भी आपका लाइडार के थ्रू ही निकाला गया है। टू मेक एलिवेशन मॉडल्स यूज इन जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। वही ये जोग्राफी, ये पत्थर का सिस्टम क्या है, तो ये सारा डेटा आपका लाइडार के थ्रू निकाला जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग with reference to optical receiver technology. This is faster than conventional fiber broadband because it does not use any detectors that are used in conventional receivers। यानी ऑप्टिकल रिसीवर ORT की टर्म्स में क्या स्टेटमेंट्स ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट इज इट ऑफर्स यूजेस अ dedicated wavelength due to which user speeds stay constant irrespective of how many are online at the same time। So the answer would be B, yani only B is correct। Let's see how। An average speed of over 100 times faster internet will be required by 2025। यानी 2025 तक ये उम्मीद की जा रही है जो हमारी स्पीड है इंटरनेट की, वो आज के टाइम पे 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। Researchers have claimed that the new receiver technology या ORT can provide consistently high speed connectivity even at low cost। They achieve this simplification by adopting a coding technique to fiber access network that was originally designed to prevent signal from fading in wireless communication। यानी जो आपकी कोडिंग है, कोडिंग के अंदर उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया जिसके बेसिस पे अब वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कुछ चेंजेस कर पाए जिसके कारण हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई।